मैम क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए। नमस्कार मैम। हाँ बताइए। मैम आप हमें जल्दी से प्रवाल शब्द का अर्थ बता दीजिए। अच्छा जल्दी से। जी हाँ मैम, आज हमें कुछ शब्दों के अर्थ का पता लगाना है। ज्योति मैम ने कहा था कि पुस्तकालय में जाके देखना। जब आप पुस्तकालय में आए हैं और शब्दों का अर्थ खोजना चाहते हैं तो क्यों ना हम आपको शब्दकोश से इसके अर्थ बताएं। लेकिन मैम हमें तो शब्दकोश देखना ही नहीं आता, तो आज आप हमें शब्दकोश के बारे में बताइए ना। बिल्कुल ठीक। तो आज हम पहले आपको शब्दकोश दिखाते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं। ये देखिए, यहाँ हैं हमारे सारे शब्दकोश। अब देखो, जैसे इसे हिंदी में शब्दकोश और अंग्रेजी में डिक्शनरी कहते हैं। इसमें शब्द के बारे में बहुत तरह की जानकारी मिलती है, सिर्फ अर्थ का ही पता नहीं लगता, यहाँ तक कि शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है और वह मूल रूप से किस भाषा से आया है इसका भी पता आपको शब्दकोश से ही लगता है। अब जैसे इसमें से हम कोई शब्द लेते हैं, कोई भी शब्द ले लेते हैं, जैसे अंतरिक्ष ले लेते हैं। ये देखो अंतरिक्ष है, ये देखो वो यहाँ लिखा है अंतरिक्ष, इसके साथ लिखा है पु, मतलब ये पुल्लिंग शब्द है, ये संज्ञा है और फिर उसका अर्थ दिया है पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का स्थान। एक और अर्थ है आकाश। कितने अर्थ इससे पता लगते हैं? अच्छा कौन सा शब्द तुमने पूछा था? जी प्रवाल शब्द पूछा था। अब प्रवाल का अर्थ ढूंढते हैं। देखो प्रवाल कहाँ होगा? प्रवाल ये देखो प्रवाल, ये रहा। यहाँ देखो ये लिखा है प्रवास प्रवाल, प्रवाल के साथ लिखा है पुल्लिंग संज्ञा। संज्ञा और पुल्लिंग, अर्थात ये शब्द संज्ञा है और पुल्लिंग इसका लिंग है। अब इसके अर्थ देखो, तुमने अर्थ पूछा था, इसके अर्थ देखो कितने हैं। द्वीप वलय, मूंगे की बनी चट्टानों का वृत्ताकार संयोजन जो समुद्र के जल की सतह से ऊपर निकला रहता है तथा उसके बीच में पानी मौजूद रहता है। ये इसका अर्थ इसमें विस्तार से दिया गया है। कितने अर्थ मिल गए एक प्रवाल शब्द के? तो है ना ये शब्दकोश मजे की चीज। शब्दकोश की जरूरत ही क्यों पड़ती है? कठिन शब्द के अर्थ तो कक्षा में ही बता दिए जाते हैं। वो तो ठीक है बेटे, लेकिन हर समय तो टीचर आपके साथ नहीं होते ना। कई बार कोई पत्र पत्रिका पढ़ते हुए, अखबार पढ़ते हुए ऐसे कई शब्द आ जाते हैं जिनका अर्थ हमें ठीक से मालूम नहीं होता, और जब अर्थ ठीक से मालूम नहीं होता तब न तो बात पूरी समझ में आती है, न ही पढ़ने का मजा आता है, और फिर नए शब्दों को जानना अच्छा भी तो लगता है ना। हाँ जी, इस तरह तो हमारे शब्दों का भंडार भी बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक, इसे तो कहते ही हैं शब्दों का खजाना। लेकिन इस खजाने की खोज किसने की? यानी पहला शब्दकोश कब और कैसे बना? उपलब्ध जानकारी के अनुसार पहली डिक्शनरी सन 1225 में लेटिन भाषा में बनी। लेटिन भाषा में डिक्शनेरियस का मतलब होता है शब्दों का समूह। आज डिक्शनरी को जिस रूप में हम देखते हैं, प्रारंभ में ये वैसी नहीं थी। तब शब्दों के अनुसार नहीं बल्कि चीज़ों के अनुसार इसका निर्माण किया गया था। जैसे एक समूह में फलों के नाम, एक समूह में फूलों के नाम, किसी समूह में कपड़ों के नाम, तो किसी में जगह के नाम। हिंदी में पहला कोश सन 1892 में बांकीपुर पटना से श्री बाबा बैजूदास का विवेक कोश नाम से प्रकाशित हुआ। उसके बाद कुछ और प्रयास भी हुए। गौरी नागरी कोश, मंगल कोश, श्रीधर कोश निकाले गए। सन 1909 में काशी की नागरी प्रचारणी सभा के प्रयत्नों से एक व्यवस्थित हिंदी शब्द सागर नाम से कोश तैयार हुआ। आज नागरी प्रचारणी सभा का संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर और ज्ञान मंडल लिमिटेड वाराणसी का बृहत हिंदी कोश सर्वमान्य है। अब तो दूसरे भी कई कोश उपलब्ध हैं। मैम, मैं तो शब्दकोश में शब्दों का अर्थ ढूंढने में बहुत समय लगता है, बस पन्ने ही पलटते रहो। शब्दकोश में शब्द ढूंढने के लिए पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है। शब्द ढूंढने का एक खास तरीका होता है। किसी भी भाषा के शब्दकोश को देखने के लिए उसके वर्णक्रम को जानना बहुत जरूरी होता है, जिसे अंग्रेजी में अल्फाबेट्स और हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। तो जरा हिंदी की वर्णमाला को दोहरा लें।
अगर वर्णमाला और सभी प्रकार की मात्राओं का ठीक से ज्ञान हो तो किसी शब्द को ढूंढने के लिए एक एक पन्ना पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हिंदी शब्दकोश की एक निश्चित वर्ण योजना होती है। अ से औ तक स्वर होते हैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं, और उसके बाद व्यंजन आते हैं। फिर इसमें संयुक्त अक्षर, अनुस्वार और मात्राएं भी होती हैं। इसीलिए इसकी एक निश्चित वर्ण योजना होती है। इस निश्चित वर्ण योजना को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रहे बच्चों, कोश के वर्णक्रम में पूर्ण अक्षर से पहले चंद्र बिंदु और अनुस्वार चिन्ह आते हैं, जैसे हंस, हंस, हस। और आधे अक्षर यानी संयुक्त अक्षर पूर्ण अक्षरों के बाद में आएंगे, उसकी सारी मात्राओं के खत्म होने के बाद। जैसे हम क अक्षर को लेते हैं, क में आखिरी मात्रा होगी कौ की, तो हम देखें इसमें कौ की मात्रा में अंतिम शब्द कौन सा आता है। ये देखते हैं, ये रहा कौहर, कौहा। अब कौहा के बाद औ की मात्रा से और कोई दूसरा शब्द नहीं है, यहाँ आकर के ये मात्रा खत्म हो जाती है। तो अब आधा क प्रारंभ होगा और इसके बाद देखो यहाँ से नए शब्द जो आधे क से शुरू होते हैं, यानी कौहा के बाद आएंगे क्या, क्यार और क्रंदन। और इसी प्रकार संयुक्त अक्षरों का वर्णक्रम उनके घटकों के क्रम पर निर्धारित होता है। जैसे हम कोई शब्द लेते हैं कक्षा, कक्षा में क्ष वर्ण है, ये किनके मेल से बना है, आधा क और श। इसी तरह विद्यालय का द, ये द अक्षर कैसे बना है, आधा द और य। तो इस तरह हम किसी भी वर्ण की वर्ण योजना तैयार करते हैं। अब हम किसी की वर्ण योजना तैयार करें। चलो क अक्षर लेते हैं। क की वर्ण योजना होगी शब्दकोश में शब्द ढूंढने के लिए शब्द की सही स्पेलिंग यानी उसकी वर्तनी को सही रूप से जानना बहुत ज़रूरी है। अब चलो हम कोई शब्द ढूंढते हैं। क अक्षर से कैंची शब्द ढूंढो, ढूंढ के दिखा सकते हो मुझे? लो ढूंढ कर बताओ। इसमें कोने में जो शब्द दिए गए हैं, कोने में ये शब्द दिए गए हैं, उसे ध्यान देकर के तब देखना। ये संज्ञा और स्त्री, ये संज्ञा है और स्त्रीलिंग। मैम यहाँ लिखा है कैंची शब्द तो स्त्रीलिंग है, तो कोष्टक में तो तू लिखा है। इससे पता लगता है कि यह शब्द तुर्की भाषा से आया है। एक साथ कितनी जानकारी, इसी से अनुमान लगा सकते हो कि शब्दकोश हमारे लिए कितना उपयोगी है। देखो बच्चों, जब तक इसमें से तुम लोग कुछ और शब्द निकालो, मैं कुछ और शब्दकोश लेकर, हाँ तुम्हारे लिए भी देते हैं। तुम्हें ये लो, ये भी एक शब्दकोश है, इसमें से आप अपने नाम का अर्थ ढूंढो। चलो कैसे निकलेगा? मैम ने बताएंगे ऐसे। अंबर यानी अ में देखते हैं। नहीं यार, अंबर अ से पहले आएगा। मैम ने बताएंगे तो अनुस्वार शब्द पूर्ण शब्द से पहले आते हैं, तो फिर वो पहले आएगा। चल फिर प्राचीन, ये मतलब वी, इसका मतलब ये विशेषण है, और स मतलब संस्कृत भाषा से लिया गया है। आधा है ना, तो फिर ये
अंबर, अंबर ये रहा, यह संज्ञा और पुल्लिंग है और इसका अर्थ है आकाश, वस्त्र, परिधि, एक सुगंधित खनिज। अच्छा बच्चों, अब यहाँ देखो शब्दकोश भी कई प्रकार के होते हैं। इनमें से प्रमुख हैं एक भाषा कोश। जब एक भाषा से उसी भाषा में उसका अर्थ दिया जाए, जैसे अंग्रेज़ी से अंग्रेज़ी में या हिंदी से हिंदी में या फिर किसी भी भाषा से उसी भाषा में उसका अर्थ बताया जाए, तो वह एक भाषा कोश कहलाता है। इसी तरह द्विभाषा कोश, जहाँ एक भाषा से दूसरे भाषा में उसका अर्थ बताया जाए, जैसे अंग्रेज़ी से हिंदी में या फिर हिंदी से अंग्रेज़ी में या फिर किसी भी एक भाषा से दूसरी भाषा में। यह है आपकी द्विभाषा कोश। इसमें हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं की है। और ये है बहुभाषा, इसमें 3 भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी। इसी तरह से ये भी बहुभाषा कोश है। इसमें हिंदी, गुजराती और अंग्रेज़ी ये शब्द है। और उसके बाद अब आपको हम दिखाते हैं ये समांतर कोश। ये आपका थिसॉरस है, ठीक है, देख रहे हो थिसॉरस। इसमें शब्द की बहुत सारी बातों के बारे में बताया जाता है। एक ही भाषा में शब्दों के पर्याय, उसके मिले जुले शब्दों और रूपों की सूचना जहाँ मिलती है, उसे थिसॉरस कहते हैं। एक भाषा कोश का उदाहरण अभी हमने कैंची शब्द में देखा था ना। आप देखो जैसे कि ये अंग्रेज़ी हिंदी कोश है, इसमें 2 भाषाएं हैं, द्विभाषा कोश कहते हैं इसे। अब जैसे हम इसमें कोई एक ले लेते हैं शब्द, इंग्लिश का एक शब्द लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, तो ये आएगा SUVWX, UVW विंड, विंड वाटर। इससे पहले आएगा वाटर, ये रहा, देखो ये वाटर लिखा है, जल। अब आप देखिए इसमें ये सारे अर्थ हैं ना? ये द्विभाषा कोश हुआ। अब मैं आपको बहुभाषा कोश दिखाती हूँ, जिसमें कि आपको एक से अधिक भाषाओं में, अब जैसे ये है संस्कृत, हिंदी और अंग्रेज़ी, इन 3 भाषाओं में है। अब जैसे इसी में हम जल शब्द ले लेते हैं, हमने वाटर लिया था ना। अब ये ज आएगा, च छ ज जल जल। ये देखो यहाँ लिखा है जल, ये देखो है ना। अब इसमें है ना, इसमें हिंदी में भी है और फिर अंग्रेज़ी में भी है, तो ये आपका बहुभाषा कोश हो गया। और आपको इसी में मैं एक और शब्दकोश दिखाती हूँ। ये देखो, ये हिंदी, गुजराती और अंग्रेज़ी, ये 3 भाषाएं हैं ना। तो इसी में जैसे हम इसमें भी हम जल लेते हैं, देखो इसमें भी जल होगा, जल। अब देखो यहाँ जल का अर्थ कैसे दिया हुआ है, पहले तो पुल्लिंग, उसके बाद फिर पानी हिंदी में बताया। और ये देखो गुजराती में लिखा है ना, है ना मज़े की, इसके अंदर गुजराती में फिर इंग्लिश में बताया। अब देखो आपको और एक मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं, है ना, ये भी हो गया। अब आपको दिखाते हैं ये थिसॉरस है। कभी आपने थिसॉरस देखी थी? नहीं। ये देखो थिसॉरस में क्या होता है, इसमें वर्ण क्रम के अनुसार नहीं देखते, बल्कि इसमें विषय सूची के आधार पर शब्दों को खोजा जाता है। अब जैसे हम इसमें शब्दकोश लेंगे, हम इसमें कुछ खोजना चाहेंगे, तो हम पहले इसका क्रम देखेंगे, यहाँ से विषय सूची देखेंगे। अब जैसे विषय सूची है, इसमें हम देखते हैं ब्रह्मांड है, पिंड कथा है, सौरमंडल है, आकाश। चलो आकाश देखते हैं। अब दूसरे नंबर पर आकाश है, ये ब्रह्मांड आया, ये आकाश आया। अब इसमें आकाश के बारे में सोचें। इसमें आकाश के बारे में न केवल उसके पर्याय हैं, उससे मिले जुले जितने भी शब्द हैं, उन सब के बारे में पूरा आकाश एक साथ होगा। दिक्कत नहीं हुई ना, इसमें तो खूब पन्ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बच्चों, अब तक तुम्हें अनुमान लग ही गया होगा कि शब्दकोश हमारे लिए कितना उपयोगी है। इसका जितना उपयोग तुम लोग कर सकोगे, उतना ही इसका लाभ उठाओगे। जब हम शब्दकोश की बात करते हैं, तो मुझे अमीर खुसरो द्वारा रचित एक पद्य संग्रह का ध्यान आता है, खालिक बारी। इसमें अरबी फारसी के शब्दों का ब्रज भाषा में अर्थ दिया गया है, इसीलिए यह पुस्तक बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई। आतिश आग, आब ही पानी, खाक धोर जो बाद उड़ानी। इसकी प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय में भी देखी जा सकती है और कुछ लोग इसे बहुत पुराने कोशों में से एक मानते हैं। इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर पद्य प्रचलित है, इकलख ऊंट सवालख गारी, तिस पर लादी खालिक बारी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इतना लोकप्रिय हुआ कि 1.5 लाख गाड़ियों पर इसकी प्रतियां बंटवाई गई। है ना मजे की बात। तो अब शब्दकोश में शब्द ढूंढने में मजा आएगा ना।
चलो इसमें से हम कुछ नए नए शब्द ढूंढते हैं। तुम लोग ढूंढ सकते हो ना शब्द? चलो आज यही खेल खेलते हैं। आज आप लोगों को मैं ये लो, इसमें अंग्रेजी के शब्द ढूंढो और तुम्हारे पास ये है, इसमें हिंदी के, और इसमें से चलो सब लोग अपने नाम ढूंढो या कोई भी नए नए शब्दों के अर्थ खोजो।